तो बात यही हमारी हो रही थी कि अब देखें, ये मूविंग एवरेज के जरिए भी अगर मैंने देखा है ना, तो मुझे वो बता रहा है कि यार ये जो ऊपर आपकी 100 मूविंग एवरेज है ना, वहाँ पे अच्छी खासी रेजिस्टेंस ले रहा है। मीन के एक तो ट्रेंड के बिल्कुल पास है मूविंग एवरेज, और वहाँ पे हैवी किस्म का सेलिंग प्रेशर है। और अगर मैं जब मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे थोड़ी सी फिर बड़ी मूविंग एवरेज चाहिए। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा कि 100 वाली तो मैंने ओपन की हुई है, तो मैं 200 को भी ओपन करके देख लेता हूँ कि वो मुझे क्या चीज़ कह रही है। यहाँ पे ठीक है जी, 21 है। चलो ये तो हमारे पास छोटी है ना, तो हम इस चीज़ को ले लेते हैं बस, 50, 100 और 200 को। और यहाँ पे हम जो चौथे वाली थी उसका कलर चेंज करके कोई और कर देते हैं। ब्लैक हमारे पास ऑलरेडी है, जो भी याद दहानी के तौर पे ना आपके पास रह जाए आप उसको ले सकते हो, या ऑरेंज में कर देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब आप ये चीज़ देखो कि 1, 2, 3 ये मेरे पास मूविंग एवरेज ओपन है। 1, 2, 3 इनपुट। अच्छा, पहले वाली हमने बंद नहीं की, ब्लैक वाली, ये वाली आ गई। अब वो यहाँ पे था वो 200 वाली जो थी, EMA4। ये EMA4 हमें इस वजह से शो नहीं हुई कि भाई इसका अभी जो है ना हैवी किस्म का जो ट्रेंड था ना 200 मूविंग एवरेज का, वो है ही नहीं। सिर्फ दो ही मूविंग एवरेज के बीच में घूम रही है, यानी कि 50 वाली के अंदर जो अच्छे वाली कंसिडर की जाती हैं, और सेकंड जो है ना वो हमारे पास घूम रही है 100 वाली, 50 और 100 के दरमियान में। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो इसके जोन है ना, इसको मैं यहाँ से मार्क करता हूँ, ये वाले। एक तो इसका ये हैवी जोन है सेलिंग के लिए, और सेम वहीं से ये ट्रैपिंग ड्रॉप डाउन ले रहा है। और दूसरा इसका ये वाला प्रेशर, ये वाला। तो इस यहाँ हम्म। से अगर हमने निकलना है ना इस ट्रेड में से, तो यहाँ से अगर हमें प्राइस मिल जाती है, इस जगह पे प्रॉफिट मिल जाता है, तो यहाँ से हम बुक करके निकल सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए उसको एक टाइम लगेगा अगर उसने ऊपर जाना। ये हमें ये इंडिकेशन दे रहे हैं जोन। मूविंग एवरेजेस भी हमें वही इंडिकेशन दे रही हैं, और जो मार्केट का स्ट्रक्चर है ना वो भी हमें वही इंडिकेशन दे रहा है। अब एक तो होगी ये चीज, स्ट्रक्चर वाली भी और पैटर्न वाली भी, और साथ में मूविंग एवरेज वाली भी, तीन चीज आपके सामने निकल के आ गई। हम्म। तीन स्ट्रेटजीज होगी ना हमारे पास, स्ट्रक्चर बेस के ऊपर, हाँ जी। उसके बाद चार्ट पैटर्न के ऊपर, और थर्ड नंबर पे मूविंग एवरेज के ऊपर। अब हम इसके ऊपर ना वॉल्यूम को अप्लाई करके देखते हैं कि आया इसके बीच में वॉल्यूम का क्या सीन है, वॉल्यूम किस तरह से आ जा रहा है जिस, और वो हमें क्या कह रहा है, क्या इंडिकेशन देता है। तो उसके लिए जो है ना आप कोई इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो, और मोस्टली जो चार्ट आप अप्लाई करते हो ना उसके अंदर भी ये मूवी वॉल्यूम का आ जाता है। वॉल्यूम एस्टिमेट। चलिए अब ये देखो, ये मैंने एक लगाया रियल टाइम वॉल्यूम की जो रेशन है उस चीज़ को मैंने लगाया। अब ये वॉल्यूम मुझे क्या कह रहा है, इसके मैं थोड़े से ना कलर कर लेता हूँ ब्राइट, ताकि ये हमें अच्छे से शो हो जाए। इनपुट, ये लेंथ जो हमें दे रहे हैं ये 5-5 दिन के हिसाब से हमें वॉल्यूम का बता रहा है। जैसे ही मैं इसको यहाँ से चेंज करूंगा ना कि मुझे वीकली का बताओ, तो उस हिसाब से ये हमें शो कर देगा। विजिबिलिटी स्टाइल। अब यहाँ पे अब चीज देखो, ये वीकली हिसाब से है। उसने बोला कि ये जो पीछे जितना भी एरिया आया है ना, यहाँ पे हैवी किस्म की सेल हम्म। हुई है। अब जैसे ये इस जगह पे मैं मार्क करता हूँ यहाँ से, तो बिल्कुल आपने वर्टिकल लाइन के अंदर इसको देखना, आल्ट और वी। अच्छा जी, जैसे ही वहां से ये वॉल्यूम आगे आना शुरू हुआ, यानी कि बाइंग शुरू हुई है, तो आप ये नीचे चेक करोगे तो आपको यहाँ से नजर आएगा ना ये ट्रेंड इस तरह से। हम्म। ये देखो ऐसे,
इतने एरिया के बीच में क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखो तो इस जगह पे आपको नजर आएगा कि प्राइस ड्रॉप हुई है। आल्ट हम्म। और ये भी आपने देख लिया कि अच्छा ये काम हो रहा है, यहाँ से फिर ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया, फिर थोड़ा सा वॉल्यूम आया अंदर उसके। और इस तरह से नहीं कि वॉल्यूम, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेलिंग है ना वो हैवी किस्म की हो रही है। इट्स मीन कि जब मार्केट ओवर सेल्ड हो जाएगी ना, जाती जाएगी, अंडर वैल्यूड आ जाएगी, वहां से फिर अच्छे किस्म का बूम आएगा। क्योंकि आप देख रहे हो ना वॉल्यूम इंडिकेशन क्या दे रहा है कि जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करनी थी और जिन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करनी थी, दोनों हमारे सामने है कि सेलिंग ज्यादा हो चुकी हुई है। जिन लोगों ने पैसा हम्म। इसमें डाल के बुक करके निकलना था वो जा चुके हुए हैं। अब यहाँ पे जो एक्टिव बंदे हैं ना वो वेल्स हैं या इंस्टीट्यूट हैं, जो अब बल्क क्वांटिटी के अंदर लोगों के सरमाए को उठाएंगे सस्ते पैसे में। तो इस ठीक। जगह से वो इंडिकेशन क्या दे रहा है कि अब अगर तो पीछे के हिसाब से हम चलते हैं कि वॉल्यूम आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अब ये यहाँ से रेड कैंडल्स की शुरू हो सकती है। 4 घंटे के हिसाब से बता रहा है, सही है ना? कितनी कितने ऐसे पिछले ही के है हिसाब से? बिल्कुल। 4 4 8, ये 12 12 और 12 24, तकरीबन 1.5 दिन से ना ये जो अपने इस ट्रेंड से उठ के ऊपर गया है। और सेम अब ऊपर उसको रेजिस्टेंस भी है, हमें ये भी पता चल गया। हम्म। और साथ में अब यहाँ पे क्या हमें इंडिकेशन दे रहा है वॉल्यूम का, भाई आगे रेड कैंडल भी शुरू हो सकती है। और ये हो गया हमारा चौथा जो है ना पॉइंट, यानी कि स्ट्रेटेजी हमारी चौथी होगी वॉल्यूम स्ट्रेटेजी के ऊपर। वॉल्यूम से भी इंडिकेशन लेना। अब कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर मैं देखता हूँ कि जहां जहां पे हैवी किस्म की कैंडल बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, वो ये देखो, हैवी किस्म की यहाँ पे है बेरिश कैंडल, बिल्कुल। प्राइस ड्रॉप हुई है। अच्छा, उसके बाद प्रीवियस मैं देखता हूँ कि ये देखो हैवी किस्म की बेरिश कैंडल है, फिर हम्म। सेलिंग हुई है नीचे। यहाँ पे आप देखो ट्वीजर टॉप लगा हुआ है, दो ऊपर कैंडल्स बनी हुई हैं। और ये हैवी किस्म के देखो, 1 2 3 4 5 कितनी बनी है, फिर ये नीचे की तरफ आई हुई है। सेमिलरली यहाँ पे भी ट्रेंड के ऊपर से, जैसे ये ट्रेंड के ऊपर उसने रेड कैंडल बनाई, इसी तरह से उसने हम्म। यहाँ पे भी देखो ट्रेंड लाइन के ऊपर रेड कैंडल बना के स्पाइक पकड़ के कैंडल नीचे क्लोज की। और ये देखो हैवी किस्म की बिल्कुल। यहाँ पे बेरिश कैंडल है। और अभी भी 2 घंटे इस कैंडल के पीछे पड़े हुए हैं। अगर तो ये वाली कैंडल 1 बजे तक ये कैंडल इसको कवर कर जाती है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज यहाँ पे इसके हैवी किस्म के चांसेस होंगे ड्रॉप होकर नीचे आएगी अपनी इस जोन के अंदर। और जो नीचे वॉल्यूम है वो भी हमें क्या शो कर रहा है कि भाई यहाँ पे रेड कैंडल्स आगे शुरू होंगी, अगर हम प्रीवियस डाटा को देखते हैं हिस्टोरिकली तौर पे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर किसी ने दोबारा से इसकी बाइंग करनी है या अपने शॉर्ट पोजीशन के लगाने हैं, टीपी लगाने हैं, तो अपने इस जोन के अंदर लगा सकता है और अपने जो एसएल है ना वो अपने यहाँ पे सेट कर सकता है शॉर्ट वाली पोजीशन के प्रीवियस हाई का ऊपर लगा दे। और अगर किसी ने लॉन्ग की पोजीशन लेनी है तो उसको यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, यानी कि सिग्नल हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, फ्यूचर ट्रेड के अंदर सेलिंग प्रेशर आ रहा है और वो वाला सिग्नल बन रहा है सेलिंग का। तो ये 5 होगी हमारे पास स्ट्रेटेजीज। हम्म। तो अगर आप इन सब का कॉम्बिनेशन करोगे, सब आप कॉम्बिनेशन करोगे तो आस्ता आस्ता कहाँ पे आप जाओगे, जब आपको प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी कि एक बस सिंपल आपके सामने सारा चार्ट होगा और ये इंडिकेटर्स वगैरह लगाने की भी आपको जरूरत नहीं होगी कि ये क्या चीजें हैं और ये किस तरह से वर्क कर रही हैं। अब जैसे ये सारा चार्ट है ना, ये वाला, अब इसके बीच में एक और इंडिकेटर जो फुली तौर पे एक स्ट्रेटेजी है, इसको हम कहते हैं इचिमोकू क्लाउड। इसका पूरा लेक्चर आपका रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। अब ये इसमें देखो, ये अपने अंदर ही एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, अपने अंदर ही। ये ऊपर से मूविंग एवरेज मैंने क्लोज कर दी है। अब ये देखो इस जगह पे आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी। इचिंग क्लाउड के अंदर 3 लाइनें हैं, ये ब्लू रेड और ग्रीन। इसको थोड़ा सा करता हूँ मैं हाईलाइट, ताकि ये ना वाजे हो सके। ब्लू और रेड, अच्छा जी। और ये आ गए हमारे पास ग्रीन, और ये हमारे पास आ गए बादल छादल। इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब ये आप देखो, थोड़ा सा इसको फिलहाल के लिए ये जो इस लाइनों को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और ये जो ऊपर जोन मार्क किए उनको भी आप भूल जाओ। अभी आपने जस्ट जो फोकस करना है ना,
आपने करना है, ये ब्लू लाइन को मैं थोड़ा सा ना कर देता हूँ, ब्लैक में कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि वो ऊपर वाली के साथ ना मिक्सिंग ना हो उसकी। ये ले, ठीक है। अब ये ब्लैक, ग्रीन और जो रेड लाइन है, ये इचिमोकू क्लाउड की है। अब इसमें आप देखोगे तो दो लाइनें आपको ऐसी मिलेंगी, ब्लैक और रेड वाली, जो मूविंग एवरेज की तरह काम दे रही हैं, और पीछे एक लैगिंग स्पिन है कि जो पीछे पीछे चलती है। अब ये करता क्या है, ये वाला इंडिकेटर, ये 26 दिन पहले का हिस्टोरिकल डाटा उठाता है, और आगे जो 26 दिन आने वाले, यानी कि एक महीना पहले का डाटा लेकर आगे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उस हिसाब से आपको वो दे देता है इंडिकेशन कि यार यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर हम इसको स्टार्टिंग फेज से देखते हैं, बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसकी प्राइस जहाँ से स्टार्ट हुई है ना, तो इस जगह से स्टार्टिंग होने के बाद इसने यहाँ पे क्लाउड बनाना शुरू कर दिया, रेड 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 रेड। इस ये इंडिकेशन क्या दे रहा है कि भाई यहाँ से ना प्राइस नीचे की तरफ जा सकती है। तो सेम यहाँ पे देखो, इस जगह से बनना शुरू हुआ है, उसने इंडिकेशन दे दिया पीछे से। अब ये 4 घंटे की कैंडल है ना, 4 घंटे के हिसाब से ये पीछे क्या है, 26 कैंडल जो 4 4 घंटे की है, उसका डाटा शो कर रहा है। अब मैं चला जाता हूँ मिसाल के तौर पे 1 घंटे पे। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी चेंजिंग और अच्छे से मिल जाएगी। ये देखो, ग्रीन भी बीच में आ रहा है, रेड भी आ रहा है। ये आ रहा है हमारे पास इस जगह से, स्टार्टिंग जब हुई है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे हल्का सा ग्रीन आया है इस जगह पे, हल्का सा ग्रीन। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो ये देखो इस जगह पे ये ऊपर गई है मार्केट, फिर नीचे की तरफ आ गई है। आगे रेड 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 जा रहा, बादल बना हुआ, उस हिसाब से चलती जा रही है। अब इस जगह पे आके उसने हल्का सा जो है ना वो ग्रीन किया है, और सेम उसके पीछे आप जा चेक कर लो, तो इस जगह से ये प्राइस ही ऊपर की तरफ गई है। अब अगर उसने फिर बताया कि भाई रेड कैंडल बन रहा है, उसके साथ ये फिर प्राइस नीचे की तरफ आ गई है। यानी कि जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो वर्किंग करते हैं, फाइन वर्किंग करते हैं, लेकिन हम उसका कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाते हैं, वो बनता है हमेशा हमारा प्रैक्टिस करने से। कि यार हम इसकी प्रैक्टिस किस तरह से करें कि जिसकी वजह से हमारी जो ट्रेड के अंदर है ना, वो खूबसूरती आ सके। मैं आपको यहाँ पे ना चार्ट शेयर करता हूँ एक स्टूडेंट के, वो आप देखो जरा, आप हैरान हो जाओगे कि यार चार्ट जैसे आ रहे हैं। वो टीम मेंबर भी है, और वो 8 घंटे वाले जो सीन है ना, उसके बीच में वर्किंग करता है। ये देखो जरा, यहाँ से आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। व्हाट्सएप व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप, अब यहाँ पे देखना है। ये देखो चार्ट मिले आपको। हाँ, नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब ये देखो, कितनी खूबसूरती वाला चार्ट उसने बनाया हुआ है। हम्म। बिल्कुल इजी टू रीड है ना, आई कैचिंग है, कोई बीच में इसमें देखो कोई कॉम्प्लेक्स वगैरह है किसी चीज का। नहीं। अच्छा, ये इसका सेकंड चार्ट है। फिर ये देखो लेवल उसने किस तरह से ड्रा किए हुए हैं, यानी कि पता चलता प्रोफेशनल की बंदा वर्क कर रहा है। हम्म। और आप ये देखो इस चीज को, और फिर जब इस तरह से चार्ट बनते हैं, ट्रेडें वो निकालते हैं ना, तो उनको भी फिर तकलीफ होती है कि जब वो ट्रेडें एग्जीक्यूट नहीं होती। भाई वो जाहिर हम्म। बात है, एक चीज की मेहनत कर रहा है, अगर कोई भी इंसान अपने काम के अंदर मेहनत कर रहा है ना, जब उसको उसका नेबल बदल नहीं मिलेगा, तो इंसानी फितरत है, उसको तकलीफ होती है। बिल्कुल। तो हम यहाँ पे अगर काम करने के लिए बैठे हुए हैं ना, तो हमारी ख्वाहिश ये है कि यार जो हमारे पास आने वाले बंदे हैं, जिस मकसद के लिए वो आए हैं ना बंदे, उस मकसद को पूरा करके भी हो जाए। बिल्कुल। एक मिनट, मैं दोबारा से इसको शेयर करता हूँ। इसकी बाइंग हमारी कहाँ पे थी भला, JUP की? हमारी बाइंग जो है JUP की कोई 774 पे है। 7 4 पे, अच्छा। ये तो फिर वो ड्रॉप है ना, ये 7 4 अगर हम यहाँ पे लेकर आते हैं इस जगह से, तो ये कितने परसेंट ओपिंग पे है, समथिंग ये 37% ओपिंग पे है।
37% जो है ना ड्रॉप पे है। तो डीसीए वैसे इसके अंदर बनता जरूर है कि अगर हमारी प्राइस यहाँ पे आ जाती है, लेकिन अब मसला वही है ना कि उधर बैकअप नहीं मेरे ख्याल से पड़ा हुआ। उसमें बेनास में हम्म। कोई बैकअप नहीं पड़ा हुआ, तो इसलिए ट्रेड को जो है ना वो होल्ड करना मजबूरी है। इसका रीजन और बाकी अकॉर्डिंगली हमारा जो एनालिसिस है उसके मुताबिक तो ये जोन हमारे निकल के आ रहे हैं। अगर तो हमें यहाँ तक मिल जाता है इसका डीसीए करके 50 से 55 के अराउंड, तो फिर तो पॉसिबिलिटी है कि हम ट्रेड से जल्दी एग्जिट कर लेंगे, बाहर आ जाएंगे। लेकिन 56 पे आने के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट और करनी पड़ेगी? 47 की लेंगे हम। उसमें अभी हमारी। उसमें इस तरह से कैलकुलेशन होगी ना हमारी, वो तो देखें, वो तो सिंपल है, वो तो मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि इस वक्त आपके पास क्वांटिटी कितनी पड़ी हुई है। 908 है। 908 के करीब पड़ी हुई है। 908 यानी कि इसका मतलब ये है कि तकरीबन 1 सेंट के ऊपर $10 आपसे बनते हैं प्रॉफिट और लॉस। क्वांटिटी 908 के करीब पड़ी है ना, तो $9 हम्म। बनते हैं समथिंग। $9.08 बनते हैं 1 सेंट पे लॉस या प्रॉफिट के। तो अगर यहाँ पे हमारी ड्रॉपिंग हुई है तकरीबन 27 या $28 सेंट की, तो हम ये कह सकते हैं कि 9 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.27 के साथ, तो तकरीबन हमारा, हाँ हाँ, हाँ ठीक है, 9 × 27 तकरीबन 243 के करीब हमारा लॉस चल रहा होगा ट्रेड में। ऐसे ही चेक करो हाँ जरा। अभी क्या वो है? 243 245 के करीब ही आपका लॉस चल रहा है ट्रेड में। नहीं, अभी प्राइस क्या, 0.4। अभी तो प्राइस 0.50 के करीब है ना। हाँ 0.50 के करीब है। हाँ, 220 के करीब कर रहे हैं। एक मिनट ठहरो, मुझे 200 यहाँ प्राइस करने दो। हाँ 25 सेंट बनते हैं। एक मिनट, 9 × 24, 900, हाँ ठीक है, इतना ही बनता है। 9 × 2 5, 925 920 के करीब, क्योंकि 24 25 सेंट हमारी प्राइस नीचे है ना, ड्रॉप है। तो अब खुद ही आप हम्म। आइडिया कर लो कि अगर यहाँ पे आप लेते हो, फर्ज करो कि $100 की आप एंट्री लेते हो और उसको आप डिवाइड कर देते हो 0.05 के ऊपर, तो आपके पास 200 की क्वांटिटी और आनी है, और 908 आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, ये वाली 908। तो 1108 आ गई, यानी कि 1 सेंट के ऊपर आपका वो आएगा $10। अभी इसी इन्वेस्ट $11 आएंगे। अब इसी इन्वेस्टमेंट को आप आइडिया कर लो कि पहले कितनी इन्वेस्टमेंट की थी हमने इसमें। 675 की है। 675 और प्लस इसमें ये अभी 100 वाला हो जाएगा 775, इसको डिवाइड कर दो 1108 पे, तो तकरीबन ये 70 सेंट के करीब आपकी एंट्री आनी है अगर आप $100 के साथ आप इसका डीसीए करोगे। और उस हिसाब से अगर आप स्कोर कर देते हो, फर्ज करो कि 675 था, हम्म। 675 माइनस 1000, 343। अगर 343, 686 और प्लस 908, 1594 यानी कि ये तकरीबन आपकी एंट्री आएगी 1662 के ऊपर। यानी कि 62 के ऊपर अगर आपकी एंट्री आए ना इस जगह पे, ये वाली यानी कि इस जोन के ऊपर, तो फिर आपका वो ब्रेक इवन होकर तो बाहर निकल के आता है। तो इसका मतलब ये है कि वो ये आ जाते हैं ना, मिड मार्केट कैप में आ जाते हैं, यानी कि लो मार्केट कैप वाला जो स्ट्रैटेजी थी वो, और ये मिड वाली, और इससे जो हाई लेवल के ऊपर आ जाते हैं, जैसे वो बड़े कॉइन होते हैं, तो हम उसको जब उठाते हैं क्वांटिटी के हिसाब से उसको मैनेज कैसे करते हैं। असल बात वही होती है कि आपका जो मार्जिन होता है ना, आप उसको कैसे कैलकुलेट करके किस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, गेम सारी वो आती है। तो अगर यहाँ पे आप 300 या $350 लगा भी लेते हो, फिर यहाँ पे आप इसको होल्ड करते हो, तो उससे बेहतरीन हल ये है कि आप इस ट्रेड को ऐसे लगा रहने दो कि जब ये ब्रेक इवन के ऊपर आए तो आप वहां से कर लो। हम्म। या अगर इस पॉइंट के ऊपर फर्ज करें हमारा ये जो एनालिसिस है इसके मुताबिक अगर आ जाती है, तो हाँ 50% यहाँ पे अपनी क्लोजिंग कर देंगे, जैसे हमने लूना के अंदर किया। 50% यहाँ पे क्लोजिंग हम्म। करेंगे ताकि ये ड्रॉप होकर नीचे आए, और जो इसका हम 50% क्लोज करके प्रॉफिट वो बुक करेंगे ना, तो फिर दोबारा से हम 50 के करीब से उसकी एंट्री कर लेंगे। तो इसको हम कहते हैं ऑप्शन ट्रेड, यानी कि अगर हमारे पास बैकअप नहीं है तो अपनी ही जो क्वांटिटी होती है प्रोजेक्ट की, उसको पार्ट्स में हम सेल करते हैं, स्पॉट और रेजिस्टेंस वगैरह अपने चेक करके,
और नीचे वाली सपोर्ट से हम उसको उठा के ना उसके बीच में क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, यानी कि ऐड कर देते हैं। 608 की हम्म। क्वांटिटी या 50% उसमें से आप कर 908 की क्वांटिटी जो है 50% अगर आप उसमें से क्लोज कर देते हो, फर्ज करें ये था हमारा 450। जोन, ये वाला था 55 का। आप 55 के ऊपर अगर आप इसको क्लोज करोगे, अगर 500 पॉइंट भी आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो 55 पे, तो $275 आपके निकल के आ जाएंगे। अब यही $275 जब आपकी नीचे से बाइंग होगी 50 के ऊपर, तो 500 आपने सेल किए थे और 550 आपने अब दोबारा ले लिया। 550 ये वाले हो गए। नो और जो 908 में से हमने 500 निकाले थे, अब 908 के भी हम पाँच आप मजीद ऐड कर दो, 50, तो 258 हो जाएंगे। इस तरह से भी ट्रेड जो है ना एक तरह से बाहर निकलती है, चलती है। इसको हम कहते हैं ऑप्शन ट्रेड करना, अपनी ट्रेड के अंदर ही ट्रेड के साथ ट्रेड की जो है ना वो डीसीए करना। ठीक हो। अब और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में? नहीं और कोई और क्वेश्चन? अगर यार मेरी किसी बात का भाई बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ आपसे, सिर्फ दुख। नहीं नहीं, बुरा तो कुछ नहीं लगा। हाँ, अब बस दुख इस चीज़ का होता है कि यार ठीक है, आपकी जॉब भी अपनी जगह पे राइट है, जैसे आपको अपनी जॉब का दर्द है या आपको अपनी जॉब का वो है ना डर खौफ है, हमारे लिए भी ये काम है, हमें भी इस चीज़ का दुख है। क्योंकि वो जो तीन बंदे काम कर रहे होते हैं ना आपके सामने, देखो मैंने आपको एक के चार्ट चेक करवा दिए कि देखो यार कितनी मेहनत के साथ वो चार्ट बना रहे हैं। तो हम्म। वो फिर उनकी क्रॉस चेकिंग भी होती है, अगरचे मैंने इसको फाइनल करना होता है लेकिन वो 8-8 घंटे बेचारे बैठ के मेहनत कर रहे होते हैं। और वल्ला उनको वीकेंड के ऊपर भी कोई ऑफ नहीं होता, ये जो चार्ट के ऊपर बैठे होते हैं ना, इनको वीकेंड के ऊपर ऑफ नहीं होता। बाकी जो वर्किंग कर रहे होते हैं ना उनका तो वीकेंड के ऊपर ऑफ होता है। अब वो उनमें से कुछ फ्राइडे को कर लेते हैं, कुछ संडे को ऑफ कर लेते हैं, लेकिन ये जो चार्ट के ऊपर बैठे होते हैं ना वो 30 दिन वर्क करते हैं और वो परसेंटेज के ऊपर बैठे हुए हैं, उनका वो सीन ही नहीं है कि सैलरी वाला। तो वो फिर ना इस तरह से वो भी कहते हैं कि यार हम इतनी मेहनत के साथ चीज़ें निकाल रहे हैं तो इस तरह से हमें आगे से आउटपुट मिल रहा है, तो वो इतराज करते हैं इस चीज़ के ऊपर, और कुछ नहीं है। तो ये आप ना ठीक इस हो। चीज़ के ऊपर लाजमी फोकस करो, ट्रेडिंग जो है ना उसको आप अच्छे से लेकर चलो। और कल भी आपकी क्लास है। और ये आप बाकी की जो क्लियरनेस है आप वो किस टाइम पे करोगे? मंथ एंड में मैं कर दूंगा, ट्रेडें निकल आती है ना तो मैं फिर आपको कर दूंगा। मंथ एंड के मतलब कि आप ये फरवरी के एंड तक करोगे, 28-29 तक करोगे, क्या सीन है इसका? हाँ इंशाल्लाह, कोशिश तो मेरी यही है, अगर ट्रेडें निकल आई तो मैं उससे पहले ही कर दूंगा, मैंने हाँ आपको बताया था। चले, ठीक है। तो अभी आप ना मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके ना एक दफ़ा मुझे उसका बताओ। और मैंने थोड़ी सी ना आपकी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है नेक्स्ट मंथ के अंदर, क्योंकि इस तरह से ना वो आप भी डिस्टर्ब ना हो, जो आप जॉब वगैरह कर रहे हो वहाँ पे भी आपका सिलसिला कर रहे। और यार ये प्रैक्टिस के ऊपर लाजमी टाइम दो, क्योंकि मुझे इस चीज़ का हाँ ये मैं ला। दिली तौर पे मुझे नहीं, दुख इसमें इस चीज़ एक का है और कि चीज सोचा था कि हमने जो सा है ना, बाइंग भी हमने तकरीबन 100% ही अपना पोर्टफोलियो लगाया हुआ था। मैं काफी देख रहा था, हम दो तीन के हम डीसीए कर सकते थे, हाँ जी, करके हम निकले। ये यही चीज़ है। अब असल में बात उधर ही है ना कि सम टाइम ऐसा होता है, तो मुझे तो जब चीज़ का अलर्ट मिलता है ना मैं मोस्टली नाइट में ही वर्क करता हूँ। और दिन को घर के भी काम काज होते हैं, बाकी का निज़ाम भी देखना, तो इस तरह से ना मतलब कि मैनेज होता है। सुबह टाइम पे वो जो है ना दूसरे देख रहे होते हैं। तो जो मुझे तो जिस टाइम पे कोई अलर्ट वगैरह मिल जाता है ना तो मैं फिर कोशिश यही करता हूँ मैं ना मैसेज कर दूँ आगे बंदे को। लेकिन आगे बंदे की फिर एक रूटीन होती है डेफिनेटली, जैसे आप जॉब होल्डर बंदे हो, डे टाइम की अगर आपकी जॉब है हम्म। तो आप नाइट को आप आराम ही करोगे ना, तो डिस्टर्बिंग वाला सीन है। तो वो उसमें यह है कि प्लान का एक पता चल जाए ना मिल मिला के यार ये हमारा प्लान है, हमने इसके हिसाब से चलना है। फिर उसके अकॉर्डिंगली बंदा जो है ना एक स्ट्रैटेजी रेडी कर लेता है कि यार ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है आप इसके ऊपर वर्किंग करो और इस तरह से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। लेकिन अगर वो पता नहीं ना चल रहा कि अगले बंदे की टाइमिंग क्या है, वो किस तरह से हम उसको मैनेज कर सकते हैं, तो पूरा प्लान जो है ना वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, हम्म। इसकी वजह से ना पूरी एक चेन डिस्टर्ब हो जाती है। अभी जैसे ये देखो ना, बिल्कुल। आप मैक्स के ऊपर वर्किंग करने के लिए जो आपके प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, अब उसके अंदर भी तीन और तीन 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 छः छः जीसीसी तो इसमें साइड, इसको तो साइड पे कर देना फिलहाल। और ऑलमोस्ट यहाँ पे भी जो है ना, बल्कि नीचे से भी इसके प्रोजेक्ट होंगे जिनके चार्ट रेडी हैं, ये वाले रेडी फॉर ट्रेड, ये ले, ये वाले थे तीन तीन छः दो, 8 ट्रेडें स्टिल भी यहाँ पे कंटिन्यू है कि हम इसके अंदर ट्रेडें ले सकते हैं, और वो देखो माइनस में जा रही हैं। तो वो हम्म। अब हम इसको कैसे उठा लें भाई कि जब पीछे से हमारी कोई चीज वो इस तरह की नहीं है, जैसे वो पिक्सल पैनिक वाली भी आपसे मिस्टेक हुई। मैंने कहा था कि आप इसको क्लोज कर लेना, अगर ब्रेक इवन पे अच्छा, पहुंचे तो असल में ये मैं बताता हूँ, ये हुआ क्या था। आपने मुझे जब किया ना पाई 2 में कर दो इन्वेस्ट, साथ ही आपने मुझे किया ना पिक्सल पैनिक
कहा कि ये भी निकल आएगी ट्रेड। अच्छा। तो मैं समझा आप लोगों ने पिक्सल पैनिक का कहा, तो वो अच्छा। मैंने उसका ऑर्डर लगाया मार्केट वाइज, वो फौरन एग्जीक्यूट हो गया। असल में ना जिन जिन प्रोजेक्ट्स के बीच में वॉल्यूम की हाइप कुछ होती है ना, जैसे किसी का कोई 10,000 बीस हम्म। हजार का मार्केट कैप चल रहा है, वहां पे आपको ऑर्डर्स मिल जाते हैं, आपके एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जहाँ पे आपका वॉल्यूम का फ्लो नहीं ना हो रहा, बस वो चंद हजार के हम्म। ऊपर बैठा हुआ, 2,000 3,000 डॉलर के ऊपर ट्रेड हो रही है, तो वहां पे आपके जो ऑर्डर है ना वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, चाहे आप मार्केट प्राइस पे भी लेते हो। मार्केट प्राइस में भी अगर आप तभी लोगे ना जब वहां पे आपकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, अगर हम्म। नहीं पड़ी हुई तो उसको कैंसिल कर देता है। अगर एग्जीक्यूट होगा भी तो कुछ मिकदार में होगा, जितना का ऑर्डर आपको वहां से मिल जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके ऐसे होते हैं जो आपको ना वो कर देते हैं। अब इस आप फेवरेट प्रोजेक्ट्स में ही देखो, ये देखो कैश फिर से आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा था, 32% आज के दिन में ये पंप कर गया। अब एबीएस का जब मैंने आपको मैसेज किया, आपने कहा इसको निकाल देना, मैंने उस वक्त का सेम मार्केट प्राइस पे ना लगाया हुआ था। अच्छा। वो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, नीचे आ गया वो। जब जब इस तरह का कुछ सीन हो ना, उसमें थोड़ा सा एक होता है, आप उसके उधर से ना वो करो जरा शेयर मेरे साथ, आपको मैं को वहां से वो चीज समझा देता हूँ, मेन रीजन क्या होता है। आप आइडिया ले सकते हो कि किस तरह से हम उसको चेक करते हैं, ऑर्डर्स को। हाँ जी, ऊपर जाओ जरा। ये एबीएस ठीक है। अब एबीएस को चाहे आप ओपन कर लो, इसका चार्ट ही ओपन कर लो एबीएस का। जीपीयू जो ना इसको होल्ड करना यार, ये जीपीयू बहुत पोटेंशियल वाली ट्रेड है। जीपीयू और एमकेओ दोनों ट्रेड है, पोटेंशियल वाली है। वो एमकेओ भी हमसे मिस हुई, उसका भी मुझे बहुत दुख है। सीधा सीधा एमकेओ भी, उसका भी हमारा सीधा सीधा समझ लो 400 500 डॉलर उसका बन जाना था। फिर वो एक और ट्रेड थी, क्या उसका नाम था, आरपीटी। हाँ अच्छा, यहाँ पे आप ना लेफ्ट लेफ्ट साइड का जो बॉटम है ना, ये जो बाइंग सेलिंग की जो चीजें लगी हैं, अब इसके अंदर देखो। एक्चुअल में यहाँ पे जो पीछे सिस्टम की प्राइस है ना वो 11 17 नहीं है। ठीक है। हाँ, हमें ये चीज नजर आ रही है कि यहाँ पे 11 17 चल रही है, 11 17 नहीं है। नीचे आप अगर वो देखते हो ना, इसकी ऑर्डर बुक देखते हो, वहां पे देखो स्टार्टिंग कहाँ पे है, और ये कौन सा इसकी रेंज चल रही है, वो 800 वाली रेंज चल रही है। हम्म। तो यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा है। जैसे अब यहाँ पे मार्केट प्राइस पर रख के सेल करोगे ना, तो हमारे माइंड में ये चीज होगी कि यार 11 17 के ऊपर निकलेगा, एग्जीक्यूट होगा, नहीं, बल्कि वो 800 वाली रेंज पे जाकर सेल होगा, तो हमें ज्यादा नुकसान होगा। इसी इसी तरह से आप इसकी लिमिट के ऊपर आ जाओ, अगर आपने बाइंग करनी है तो ये उसके ऊपर वाली साइड पे चला जाएगा कि करंट प्राइस क्या चल रही है, उस हिसाब से। अब इसके चार्ट को अगर आप जाकर देखते हो ट्रेडिंग व्यू में, ट्रेडिंग व्यू को जरा ओपन करना अगर इसमें है आपका तो। यहाँ पे आप देखो जरा, आप पता नहीं आप इसका ट्रेडिंग व्यू के अंदर भी आपने कोई सेटिंग वगैरह इसकी की है कि नहीं की। एक आधा दिन निकाल के ना आप इन चीजों को ऊपर कर दो, दोबारा से लेक्चर वगैरह देख लो। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं लगता ये। स्लैश नहीं बीच में हम लगाते होते, स्लैश नहीं लगाना आपने, जस्ट आपने एबीएस लिखना है, साथ में आपने यूएसडी लिखना है, वो आ जाएगा आपके पास। हाँ वो आ गया, ठीक है। लो चार्ट कर लो आप, और जब आपने इसको ऐड करना तो आपने नोट पैड में जाके करना है। अब यहाँ पे आप देखो, आपको प्राइस यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे भी आपको 11 17 कर रहा है, लेकिन अगर आप वहां पे ऊपर चेक करते हो उस जगह पे जहाँ पे बिड और आस्क लगा हुआ है, उस जगह पे देखो जाके हम्म। कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, 430 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, सेल हम्म। मार्केट का और बाइंग मार्केट का। वहां पे आप चेक कर लो। और आज के दिन में वो क्या चीज बता रहा है कि भाई तकरीबन ये -18%, नहीं बल्कि 100 कैंडल्स के ऊपर आ रहा है। वापस जाना जरा उसके ट्रेड के ऊपर प्राइस पे। अच्छा, अब यहाँ पे आप चेक करो कि वो आपको कौन सी चीज शो कर रहा है, 11 17 कर रहा है। जब ये प्राइस इसकी चल रही थी मेरे ख्याल से वो 13 60 के ऊपर थी जब आपने मुझे मैसेज किया था। तो जब 13 70 थी। 13 70 थी, तो जब इस तरह का कोई सीन हो ना, आप उसको कट करके ना फौरन ही, तो यहाँ से आप हम्म। चेक कर लिया करो कि क्या मैचिंग हो रही है उसकी प्राइस की, जो हमें ऊपर शो कर रहा है और जो नीचे ऑर्डर बुक्स चल रही हैं। नोटबुक है ये, ऑर्डर बुक है ना जो लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे कौन सी हाँ। रेंज चल रही है। अगर तो उसके करीब करीब किया है, फर्ज करें कि 13 70 का ऊपर का ऑर्डर आपने लगाया हुआ है,
ठीक है ना। और हम्म। उसके बहुत नीचे प्राइस चल रही है 900 वाले रेंज के अंदर, 800 से 900 की रेंज में, 875 वही चल रही है ना नीचे रेंज। अब आपने देखा हम्म। कि यार ओसीओ मेरा बनता है यहाँ पे कि नहीं बनता। आपका ओसीओ यहाँ पे एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, यानी कि जो नीचे वाला ऑर्डर होगा ना एसएल का, उसको एग्जीक्यूट हम्म। वो सिस्टम के अकॉर्डिंगली करेगा, लेकिन एक्चुअल प्राइस के हिसाब से नहीं करेगा, क्योंकि भाई वो तो ऑलरेडी आपकी 900 वाली रेंज में प्राइस चल रही है। हम्म। अगर दोनों प्राइस आपकी मैच हो रही हैं, तो फिर आपने क्या करना, आपने वहां पे जाके ओसीओ कर देना। 1370 पे आपने लगा दिया टीपी, उसका ऊपर वाला ऑर्डर लगा दिया, तो नीचे जब आप ओसीओ वाला ऑर्डर लगाओगे एसएल वाला, तो नीचे प्राइस आपने चेक कर लेनी है। आप 13 के ऊपर कर दो, 1280 के ऊपर कर दो, 1200 के ऊपर कर दो, जो उसके करीब करीब की मैचिंग हो, ताकि प्राइस अगर नीचे की तरफ आती है ना, तो आप $1-2 लॉस के बीच में क्लोज कर लो उसको, या ऊपर वाला ऑर्डर आपका ना एग्जीक्यूट हो जाए ब्रेक इवन के ऊपर। तो इस तरह से ओसीओ को देखकर आप लगाया करो। अगर आप इस तरह से करोगे ना, होपफुली वो आपका कोई ना कोई ऑर्डर लाजमी एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्योंकि बहुत ये असल में मैक्स एक्सचेंज के ऊपर ना मुझे काम करते हुए तकरीबन कुछ 7-8 माह का अरसा हो गया है। और जितनी पोटेंशियल इस मैक्स एक्सचेंज के अंदर है ना, किसी और एक्सचेंज के अंदर नहीं है। इसके ऊपर वर्किंग करते हुए जितने भी हमारे एक्सपीरियंस हो चुके हुए हैं, वो सारे के सारे उनके साथ बात वगैरह करके, मैक्स एक्सचेंज वालों से हेल्पलाइन पे हर तरह से उनसे पूछगिछ करके चीजें चेक की हुई हैं। और पहले हमें भी लगता था, जब मैं वर्किंग इसके ऊपर कर रहा था टेस्टिंग के लिए, तो यही फील होता था कि यार यहाँ पे मिस्टेक जो है ना एक्सचेंज वालों की है, हालांकि ऐसी नहीं है। कुछ चीजें तो खैर वो पहले से है ना, जैसे ये आपकी लिक्विडिटी पड़ी होगी तभी होगा ये सीन है। तो फिर जहाँ पे हमारे साथ मसाइल पैदा हुए हैं और जाके चेक किया चीजों को, एक तो टाइम का इशू आ रहा था, क्योंकि इनका टाइम हमसे 3 घंटे आगे चलता है। हमारा जो है ना +5 है, इनका +8 है, मैक्स वालों का। अच्छा। और जो एक्सचेंज का टाइम है ना, वो -5 में चलता है, हमसे पीछे चलता है। यानी कि वो बिल्कुल जीरो के ऊपर आता है जो एक्सचेंज का टाइम है। अच्छा। हमारे सुबह 5 बजने हैं, तब एक्सचेंज का टाइम जो है ना वो चेंज होना है, यानी कि उनका डे कन्वर्ट हो जाना आगे। और मैक्स हम जब हमारे 8 होने हैं और उनके मैक्स वालों के 8 होने हैं ना, तब जाकर प्रीवियस डे की कैंडल क्लोज होनी है। तो ठीक ये है। टाइम टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो खैर टाइम डिफरेंस का तो आइडिया बंदे को हो जाता है जब वर्किंग कर रहा होता है ना, उसके कोडिंगली फिर बंदा चल रहा होता है, उसका तो आइडिया बंदे को हो जाता है, उसका तो सीन कोई इतना खास नहीं है। लेकिन उन्होंने जो हमारे साथ बात की थी ना, वो यही चीज थी कि जो है ना समटाइम ऐसा होता है कि डाटा की जो कैलकुलेशन हो रही होती है ना, वो सीक्वेंस के साथ चल रही होती है। जो ऑर्डर्स लगे होते हैं ना, हम उसको सीक्वेंस के साथ उठाते हैं। तो समटाइम ऐसा होता है कि बल्क क्वांटिटी के अंदर या तो बाइंग हो जाती है, सेलिंग हो जाती है। तो उसके दरमियान में फिर वो जो ऑर्डर रह जाते हैं ना, वो नहीं एग्जीक्यूट हो पाते। मेन बस रीजन ये है। और जो लोअर मार्केट कैप वाला सीन होता है ना, उसके अंदर ये चीजें अमूमन पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत ना वो रिलैक्स होकर चेक करके फिर चलना पड़ता है कि ये क्या हमारे साथ ट्रेडें चला रही हैं। अब हम वही बात, अब देखो कितना ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि 900 का ये रेंज है और ऊपर 11 की रेंज चल रही है। ये जो प्राइस हमें शो कर रहा है 11-17 की, तो कितना हम्म। यहीं पे सीधा सीधा फर्क आ रहा है, तकरीबन कोई 200-250 पॉइंट्स का। और सेम अगर आप वहां पे जाते हो ट्रेडिंग व्यू में, दोबारा जाना जरा बिड आस्क वाले ऑप्शन में, ऊपर देखना वहां पे इतने शो कर रहा था, वो देखो 200 पॉइंट का वहां पे डिफरेंस शो कर रहा है। यानी कि लोग इतने हम्म। मार्जिन के साथ इसके बीच में गैप डालकर ट्रेड को उठा रहे हैं या ले रहे हैं। तो अगर ठीक ये हो। जैसे ये देखे ना बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है, अब ये लो मार्केट कैप में आ चुका हुआ है, तो इस तरह से हम नए प्रोजेक्ट्स को भी उठा सकते हैं, उसके बीच में जाकर चेक कर सकते हैं। अब उसके बीच में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि अगर तो वो अपनी हाइप को क्रिएट नहीं रख सकते, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके साथ एक्सचेंज वालों के साथ, कि आपकी मिनिमम जो प्राइस है वो इतनी होनी चाहिए, या पीछे आपके पास लिक्विडिटी इतनी पड़ी होनी चाहिए जो लोगों का प्रोवाइड कर सको। या हमारे साथ अगर आप करते भी हो एग्रीमेंट, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम आपको इतनी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे आगे इनफ है। तो अगर ये सारी चीजें कंटिन्यू रहे ना, तो प्रोजेक्ट कभी भी रेड जोन में नहीं जाता, और रेड जोन में जाने के बाद वो डिलिस्ट नहीं होता। डिलिस्ट होने का रीजन ये होता है कि वो प्रोजेक्ट जो है ना अपनी हाइप नहीं क्रिएट कर पाता, या काम अच्छे से नहीं कर पाते, तो एक्सचेंज वाले जो होते हैं ना उसको डिलिस्ट कर देते हैं। क्योंकि एक्सचेंज वाले तो कभी भी अपने पॉकेट से देना पैसा देंगे कि ठीक है हम अपनी पॉकेट से पैसे हम्म। देते हैं, आप इसको स्टार्ट करो। चीज बेचने के लिए तो मैं आया हूँ ना, प्रोजेक्ट मेरा हाँ है, जी। प्रोजेक्ट मैंने बनाया, मैंने उसको लॉन्च किया है। तो जब तक मैं उसके बीच में प्रॉपर तौर पे वर्किंग नहीं करूंगा, मैं तो असल में सिर्फ उनका प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ। तो हम्म। जब वो प्लेटफॉर्म यूज करते हुए मैंने उनसे अब वो हिसाब होता है ना, जैसे आप रेंट पे कोई शॉप लेते हो या ऑफिस वगैरह आप बनाते हो, कुछ भी आप करते हो, आप उनको एडवांस देते हो या पगड़ी कहते हो उसको, कुछ भी कहते हो आप, उसमें आप डेकोरेशन करते हो, कुछ भी करते हो। मालिक को सिर्फ गर्ज होती है अपने पैसे के साथ, उसने आपको वो चीज प्रोवाइड कर देनी है कि भाई ये जगह, अब इस काम को चलाना ना चलाना, ये चलता नहीं चलता, वो मेरी सरदर्द नहीं है।
आपने इसको चलाना है। और अगर यहाँ पे आप बैठ के कोई काम ऐसे करोगे जिसकी वजह से मेरा जो एक म्यार बना हुआ मार्केट के अंदर, जो मेरा एक नाम है, वो चीज़ खराब हो, तो मैं भैया आपको उठाऊंगा, मैं बाहर फेंक दूंगा। तो सेव सेव ये भी होती है ना चीज, वो यही काम करता है। एक्सचेंज वाले भी यही काम करते हैं, चाहे वो मैक्स एक्सचेंज है, चाहे वो आपकी एक्सचेंज है बाइनांस वाली। और बाइनांस इस वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि वो उनके पीछे जो वेरिफिकेशन है ना बहुत ज्यादा होती है। तो होपफुली आपको इस कॉन्सेप्ट की भी समझ आ गई होगी। अब ये देखो हाँ यहाँ पे जी। कितनी आपकी ये ट्रेडें यहाँ पे चल रही हैं, उसके हिसाब से देखें जरा। अगर किसके बीच में कुछ कम लॉस है या क्या सीन है, फिर आपको मैं उसके वो जो है ना बता दूं। और जब मैं आपको ये कहता हूँ ना कि मुझे सिर्फ आप वो शीट अपडेट कर दिया करो, एक्सेल वाली शीट के बीच में सारी चीजें डाल के, जिसके डीसीए किए हैं वो भी, और जिसके बीच में दोबारा से एंट्री की है वो भी, सिर्फ उसको अपडेट करके उसका स्क्रीनशॉट दे दिया करो। इसके स्क्रीनशॉट देने की ठीक। जरूरत नहीं है। अगर इसमें से मैं पूछूं ना कि मैक्स का मुझे स्क्रीनशॉट दो, फिर आप ठीक सिर्फ है। पोजीशन वाली का दे दिया करो कि ये पोजीशन के बीच में ये चीज है, क्योंकि पोजीशन के अंदर भी वही चीज आनी है जो आपने एक्सेल के बीच में जाके ना उसको अपडेट करना है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जीपीयू ये तो आपके सेल ऑर्डर लगे हुए हैं ना। हम्म। ये नहीं, किधर जाना? जो हमारे करंटली पोर्टफोलियो के बीच में चल रहे हैं। अच्छा, यही है सारे। जीसीसी वाली अमाउंट को छोड़ के, जो उसमें इन्वेस्टमेंट थी हमारी $1100 के करीब थी, उसको छोड़ के, उसके बाद यहाँ पे आपने कितने डॉलर की शिफ्टिंग की थी? $1000 की। अच्छा, $1000 की आपने यहाँ पे शिफ्टिंग किया। $1000 के अंदर फिर यहाँ से जो ट्रेड प्रॉफिट के अंदर निकल के आई हैं, वो मार्जिन भी बीच में ही कंसीडर होता है। जब पोर्टफोलियो को पूछा जाता है ना कि पोर्टफोलियो अभी कहाँ पे है, तो तब उसके हम्म। बीच में प्रॉफिट और लॉस दोनों को कंसीडर करके बताया जाता है कि पोर्टफोलियो मेरा टोटल इतना है। इसके बीच इस में पे ना, जाओ। हाँ जाकर देखो सही, मैंने इसका वैसे चेक करना था, मेरे माइंड में रहा नहीं है वो चीज़। अब वो देखे ना, आपने $1000 यहाँ पे डिपॉजिट किया लास्ट टाइम। हम्म। अब वो 1000 में से जो आपका ट्रेडों के बीच में लग चुका हुआ है, वो जब आप एक्सेल वाली शीट में जाओगे, क्योंकि इसके बीच में मेरे ख्याल से वो ऑप्शन ना शो नहीं कर रहा, बाइनांस पे तो कर देता होता है। नहीं, बल्कि ये फ्यूचर फ्यूचर में ऑप्शन आता है, ये स्पोर्ट में नहीं आता, स्पोर्ट में नहीं देता वो। बाइनांस के अंदर भी फ्यूचर में ही आता है, और यहाँ पे भी फ्यूचर में ही आता है। वो एक्सेल वाली शीट पे आप जाओ, वहां से आपको पता चल जाएगा। अब ये देखे ना, हमने जीपीयू के बीच में कितनी इन्वेस्टमेंट की? $300 की। पीआई 2 में आपकी इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से दोबारा से फिर हुई है कि $150 की है। वो ठीक है, मैं भी देख रहा। पोजीशन को ओपन करके ना शीट को अगर अपडेट करो मेरे सामने, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। जीपीयू में है 400 की इन्वेस्टमेंट है। जीपीयू में 400 की होगी, ठीक है। और अब उसकी क्वांटिटी को उसको डिवाइड करके चेक कर लो कौन सी, बल्कि पोजीशन में जाकर डायरेक्टली चेक कर लो कौन सी प्राइस आपको शो कर रहा है, बस उसकी एंट्री पॉइंट लगा दो। क्वांटिटी खुद ब खुद उसके निकल के आ जाएगी। मैक्स की पोजीशन 35.9, ठीक है। यही समथिंग आ रही है आपके पास 11,000 के करीब। क्वांटिटी हाँ जी, 11,133। 11,133, ठीक ठीक है, वो 19 पीस का फर्क आएगा। और जो पीआई 2 है उसकी चेक कर लो पोजीशन। ये में 200। ठीक है, 200 के साथ उसकी एंट्री पॉइंट लगा दो। बस मैक्स का सिर्फ ये हमें ज्यादा बेनिफिट हुआ है कि ये हमें मैनुअल इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, खुद ही वहां से मिल जाती है। 0.031। और दूसरा इसका मजा ये है कि इसके ऊपर ना वो बाइंग सेलिंग की मेकर टेकर की फीस नहीं है, 0% फीस है। इस तरह से अगर आपको 20 ट्रेडर भी मिलती है ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला सीन है। क्वांटिटी भी साथ उसको चेक कर लेना, अपडेट हो जाएगी आपकी। ABS 50 ही है, और ABC भी 50 ही है। ठीक है, पिक्सल पैनिंग पे पिक्सल चेक, पैनिक, पिक्सल पैनिक पे है 100। उसको अपडेट कर लो पिक्सल पैनिंग। और इसकी है। और ये जो जीरो वाले पॉइंट्स होते हैं, इनका भी खास तौर पे ध्यान रखा आपको।
स्क्रीन रुक गई है आपकी।